हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपके लिए यूपी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं एवं तार्किक ज्ञान के जो 50 नंबर के प्रश्न आएंगे उसकी सीरीज़ का सेकंड पार्ट लाई हूँ। इसके पहले वीडियो में हम इसका पार्ट 1 प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज पार्ट 2 है प्रैक्टिस का। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय गणितज्ञ जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ट पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है, उनका क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है आपका निखिल श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है मंजुल भार्गव, ऑप्शन सी है अक्षय वेंकटेश एंड ऑप्शन डी है आपका प्रोफेसर मरियम मिर्जा खानी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी निखिल श्रीवास्तव हैं। ये आपके भारतीय मूल के गणितज्ञ हैं। ये इस समय आपके वर्तमान में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं मैथ्स के, और इन्होंने जो है यहाँ पर गणित के क्षेत्र में बहुत अधिक उपलब्धि हासिल की है। और यह पुरस्कार जो है माइकल एवं शीला हेल्ट पुरस्कार इनको इनके दो साथियों के साथ में मिला है। इनके दो साथी हैं जिनका नाम मार्कस एवं स्पीलमैन है। मार्कस एवं स्पीलमैन, तो मार्कस और स्पीलमैन के साथ में इनको जो है ये पुरस्कार मिला हुआ। इस पुरस्कार में इनको जो है वो $1,00,000 मिलेगा। यहाँ पर क्या हुआ था कि इन्होंने गणितज्ञ हैं ये, जैसे कि तो इन्होंने रामानुजन ग्राफ और कैडिसन सिंगर समस्या को एक मतलब उसका हल प्राप्त किया है, जिसके हिसाब से इनको जो है यह पुरस्कार मिल रहा है। और यह पुरस्कार इन्हें अकेले नहीं मिल रहा बल्कि इनके दो साथी मार्कस एवं स्पीलमैन के साथ में मिल रहा है। तो याद रखिएगा, निखिल श्रीवास्तव को माइकल एवं शीला हेल्ट पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है। तो अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों यानी UNDESA के जनसंख्या विभाग द्वारा जारी इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहले तो आप ये जान जाइए कि यह रिपोर्ट क्या होती है UNDESA। तो इसमें जो है यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंतर्गत आपको जो है यह बताया जाता है कि हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पर जो रिपोर्ट है, यानी कि जो आपका प्रवासियों से संबंधित, उससे ये आपका रिपोर्ट तैयार करता है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रवासी हैं वो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा हैं। तो प्रवासियों के मामले में भारत जो है वो हमारा प्रथम स्थान पर माना जाता है। तो इसी के साथ ही और इसमें यह भी देखा गया है कि मतलब आपका जो UAE है, जिसे आप लोग संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, वहाँ पर भारत के सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर प्रवासी रहते हैं। और सेकंड नंबर में जो है इसमें आपका उसके बाद अमेरिका है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको बोला है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा आपका कथन सत्य है। तो यहाँ पर जैसा कि आपका ऑप्शन 1 है कि मतलब यहाँ पर आपका कथन नंबर 1 है कि प्रवासी के रूप में भारतीय लोग सर्वाधिक रूप से UAE में रहते हैं, ये आपका एकदम सही है। और दूसरा बोल रहा है कि प्रवासियों के मामले में भारत दूसरे स्थान में है, तो ये गलत है। प्रवासियों के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है। तो जब भारत प्रथम स्थान पर है तो मैक्सिको में लोग सबसे आगे कैसे हो सकते हैं? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ केवल एक कथन आपका सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवल 1, यानी कि UAE में जो है वो सबसे ज़्यादा प्रवासी रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, उस न्यायमूर्ति का नाम बताइए जिन्होंने जनवरी 2021 में जो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल यानी BCCC की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। तो यहाँ पर जो आपकी जो महिला चेयरपर्सन बनी है वो है आपकी गीता मित्तल। न्यायमूर्ति गीता मित्तल जो है वो आपकी ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल यानी BCCC की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। और यह जो है मतलब कि उस समय ये हमारी पहली महिला चेयरपर्सन है जो जिन्होंने क्या है, इसके पहले कौन था इनकी जगह पर, तो विक्रमाजीत सेन का स्थान इन्होंने लिया है। तो इस तरह से महिलाएं जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। तो इसका आंसर होगा आपका गीता मित्तल। तो इसे आप समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, जिसकी चर्चा आप हाल ही में बहुत सुने होंगे कोरोना काल के, जो बाइडेन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो बाइडेन, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए जो बाइडेन जो है वो आपके 46वें यानी 86 जिसको 46 बोलते हैं आप लोग, 86वें जो है वो राष्ट्रपति हैं आपके, 46 हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, ये इसके पहले जो है आपके डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो थे आपके, और इन्होंने जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में उम्मीदवार जो है वो हासिल किया है। और साथ ही साथ ये 2009 से 17 के बीच में आपके 47वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। जिस समय आपके ओबामा थे, आपके ओबामा राष्ट्रपति थे, उसी समय आपके जो बाइडेन जो है वो उपराष्ट्रपति रहते हैं, और ये उस टाइम 2009 से 17 के बीच में 47वें उपराष्ट्रपति रहते हैं। तो इसका सारा आपका कथन जो है एकदम सही दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें बोला है कि कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सभी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर WDFC के न्यू मदार न्यू रेवाड़ी का हाल ही में उद्घाटन किया था। ये न्यू मदार राज्य किस राज्य में है, न्यू मदार जो है ये किस राज्य में है। तो आपका जैसे कि न्यू मदार जो है ये आपका पाया जाता है आपके राजस्थान में है, लेकिन इसके साथ ही रेवाड़ी आपने सुना होगा, ये हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। वैसे ही आपका न्यू मदार भी एक डिस्ट्रिक्ट है। तो न्यू मदार और न्यू रेवाड़ी इसको जोड़ने का क्या काम है, क्यों किया गया, ताकि जो आपके हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो है वो उद्योगों का काफ़ी लाभ हो सके। तो इसको प्रॉपर रूप से चलाने के लिए यहाँ पर इन्होंने जो है एक कॉरिडोर का यहाँ पर उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा ये न्यू मदार आपका जो है वो राजस्थान में है। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 जो है, इसमें बोला है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने धन के तत्काल लेन देन की प्रणाली, जिसे RTGS कहते हैं, को अब वर्ष के सभी दिनों 24 घंटे के लिए शुरू कर दिया है। तो RTGS के संदर्भ में कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो आपको RTGS का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो यहाँ पर अगर ट्रांजैक्शन नहीं होता, केवल इस ट्रांजैक्शन की जगह पर अगर आप लोग टाइम लगाते तो आपका ये ऑप्शन एकदम सही था, लेकिन इसलिए ये आपका तो गलत हो गया। तो RTGS के संदर्भ में तो ये गलत है। फिर अगला है आपका कि RTGS से न्यूनतम 2 लाख रुपए का लेन देन किया जा सकता है। तो ये बात सही है, इससे आप इतने रुपए का 2 लाख रुपए का कम से कम लेन देन कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम लेन देन की इसमें कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो इस वजह से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि जिसमें आपका ये बोला गया है कि जिसमें न्यूनतम 2 लाख रुपए और अधिकतम का कोई सीमा नहीं है निर्धारित। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में आपका अगर आपका फुल फॉर्म सही दिया होता तो तीनों सही हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में MRSAM का सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है। तो MRSAM इसका फुल फॉर्म पहले आप समझ जाइए। इसका फुल फॉर्म है आपका मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये आपका क्या है फुल फॉर्म है। तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये इसका फुल फॉर्म है MRSAM का। ये क्या है इस मिसाइल को जो है आपके DRDO ने जो है वो बनाया है। DRDO जैसे आप लोग बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका DRDO है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इसको इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ में मिलकर इसका डिज़ाइन किया गया है। और इस मिसाइल की खासियत ये है कि 70 किलोमीटर यानी 70 किलोमीटर के आसपास जितने भी अगर इसके पास में कोई भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, कोई भी अगर विमान हो तो ये उसकी निगरानी करता है और साथ ही साथ उसको वो मार के गिरा देगा, तो मार के गिराने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको ऑप्शन दिया है कि इसके संदर्भ में कौन सा सही होगा, तो यह मध्यम दूरी की हवा से मार करने वाली मिसाइल है। मध्यम दूरी नहीं, 70 किलोमीटर तक की ये मार करने वाली मिसाइल है। तो इसमें ये सही है आपका।
और इसको इजराइल के साथ में मिलकर के बनाया है DRDO ने, तो ये भी सही है। तो आपका सेकंड और थर्ड जहाँ पर होगा वो सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो सही होगा। फिर अगला प्रश्न है आपका भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित। भोपाल गैस त्रासदी के कारण 2 से 3 दिसंबर की रात की गिनती देश के इतिहास में काला दिन के तौर पर होती है। इस त्रासदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत आए हैं, कथन और निष्कर्ष वाले। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें जैसा कि जो आपका भोपाल गैस त्रासदी है वो आपकी 1984 में हुई थी। 2 से 3 दिसंबर की रात में ये हुई थी आपकी। और इस दुर्घटना में आपकी MIC, जिसे आप लोग मिथाइल आइसोसाइनेट बोलते हैं, ये वाली गैस जो है इसका रिसाव हुआ था। और जो आपकी जो ये इंडस्ट्री है ये आपकी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन कारखाने में हुआ था, इस कंपनी का नाम है। और ये आपकी अमेरिका की कंपनी थी। तो उस समय ये जो है आधी रात के समय ये आपकी MIC गैस लीक हो गई थी, जो कि बहुत जहरीली गैस थी। और लाखों लोग और बहुत सारे लोग जो थे इस पे मतलब कि गैस के रिसने से मर गए थे, सोते सोते ही मर गए थे। तो यहाँ पर इसको ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किया है? तो हाल ही में रामनाथ कोविंद ने 2020 की बात करें, कोरोना काल में बिहार को डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया है? क्योंकि बिहार ने कोरोना काल के समय में यहाँ पर डिजिटल तौर पर बहुत सारे काम किए थे, इसीलिए उसको ये पुरस्कार मिला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में एडेल गिव हुरून इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके सबसे ज़्यादा दानवीर भारतीय की रिपोर्ट में किसको रखा गया है? तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दानवीर हैं वो आपके हैं अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी कौन है? अजीम प्रेम जी जो है ये आपके विप्रो कंपनी के संस्थापक हैं, यानी चेयरमैन हैं। और इन्होंने 2020 में सबसे ज़्यादा दान करने की बात की है, सबसे ज़्यादा अपनी रिपोर्ट में दान की बात की। और कितना दान किया इन्होंने लगभग 1.45 करोड़ 1.45 लाख करोड़ रुपए को दान करने की बात की है, वो भी आपको जो है मतलब कि लोगों की भलाई के लिए, जिसे आप $21 बिलियन कहते हैं। तो इतने पैसे जो है इन्होंने दान करने की बात की है। इसके पहले जो है यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में आपके नाडार रहते थे। नाडार जो है ये आपके SCL टेक्नोलॉजी के मालिक हैं। नाडार की जगह पर यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन जो है आपके अजीम प्रेम जी ने ले लिया है। तो अजीम प्रेम जी जो है ये आपके सबसे ज़्यादा 2020 में दानवीर करने वाले भारतीय हैं। और यहाँ पर इन्होंने 1.45 लाख करोड़ रुपए को दान करने की बात की है। काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। अब अगला प्रश्न है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो जो आपके गौतम बुद्ध जी हैं उनका जन्म जो है वो सबसे पहले आपका जो हुआ था वो लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि इस समय वो नेपाल में है। इसके अलावा इन्होंने जो गृह त्याग किया था वो किया था उन्होंने राजगृह में। और इसके अलावा इन्हें जो आपको कहते हैं, इसके अलावा इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कैवल्य कहा जाता है, वो इनको बोध गया में हुआ था। तो इनको महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, वो कुशीनगर में हुआ था। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कुशीनगर। तो कुशीनगर में इनको जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ये आपके लिए ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो जो आपके पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के जो थे वो एक गुरु थे। तो पतंजलि को महाभाष्यकार कहा जाता है क्यों इन्होंने महाभाष्य नामक एक पुस्तक की रचना की थी। साथ ही साथ ये आपके योग गुरु भी हैं। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण करने वाला मुस्लिम था वो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 1711 कहीं 1711 से 12 होता है आपका। तो उस ईस्वी में जो है इसने क्या किया था, आक्रमण किया था भारत पर। और सबसे पहले आक्रमण इसी ने किया था।
अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो सिखों के जो है गुरु हैं यहाँ पर वो गुरु अर्जुन देव हैं। उन्होंने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। अर्जुन देव जो है ये आपके 5वें गुरु हैं सिख के, और उन्होंने इस ग्रंथ को संकलित किया था। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? यानी भूमि को सबसे पहले मापने की बात किसने की थी और व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, तो गज ए सिकंदरी जो है ये आपका भूमि मापने का पैमाना है। इसको आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर शेरशाह सूरी ने इसकी शुरुआत की थी, गज ए सिकंदरी की, जिसमें आपको जो है यहाँ पर लगभग 32 अंक का ये होता था, और इसमें एक डंडी, सन की डंडी का प्रयोग करके ज़मीन को मापा जाता था। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले शेरशाह ने की थी। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के सर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर आपका 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसमें आपका जो है लॉर्ड मिंटो जो है उनके दूत चार्ल्स मेटकॉफ ने इस अमृतसर की संधि को किया था। तो यहाँ पर जो है ये संधि आपकी हुई थी 1809 में। तो ये आपका संधि जो है इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय ये जो है अंग्रेजों और सिखों के राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने ऐसा किया था। मतलब कि वहाँ पर सिख जो है अंग्रेजों से भय के कारण उन्होंने ऐसी इस संधि को अपनाया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो आपको हिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी याद होगा, तो आप लोगों ने महालवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा और जमींदारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त प्रथा आपने पढ़ी होगी, जो कि हिस्ट्री में भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है। दस्तक नाम की कोई भी प्रथा नहीं होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये आपका जो है इसमें भू राजस्व प्रणाली से दस्तक जो है वो आपका संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 18, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना वो भी किस सन में की थी? 1828 में। इस समाज में इन्होंने ये बोला था, इसके अलावा इन्होंने जैसे कि इसमें बहुत सारे धार्मिक जो रूढ़िवाद थे उसका अंत किया था ब्रह्म समाज के अंतर्गत, जैसे कि आपका सती प्रथा हो गया और बाल विवाह हो गया, इसका अंत कर दिया था इन्होंने, और साथ ही साथ विधवा विवाह की प्रथा को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फैलाव किया था, उसका प्रसार किया था, और इन्होंने खुद अपनी विधवा भाभी के साथ में विवाह किया था। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है, और विवेकानंद जो है वो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो अगला प्रश्न है, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित होता है? तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को होता है, रविवार के दिन, जिस दिन बैसाखी होती है। उस दिन आपके यहाँ पर अमृतसर के बहुत सारे लोग जलियांवाले बाग में एकत्रित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की अचानक गिरफ्तारी हो जाती है। तो उसी के विरोध में ये लोग मीटिंग करते हैं, और जब इस बात का पता जब जनरल डायर को पड़ता है, तो उसने क्या किया, वहाँ पर एक ही गेट था, उस गेट को बंद करके वहाँ पर ओपन फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं वो मर जाते हैं। तो आपका 13 अप्रैल 1919 का दिन बहुत ही खराब दिन था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, इन्होंने सबसे पहले कपास की खेती की थी, ये बात एकदम सही है। बाकी अगला प्रश्न इसमें बोल रहा है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज को भंडारित किया था, तो ये गलत है, वो लकड़ी के बक्से में नहीं बल्कि उन लोगों ने तो मिट्टी के बड़े बड़े घड़े और बर्तनों में जो है अनाज को रखना शुरू कर दिया था। और सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान वगैरह में नहीं है, ये आपकी सिंध प्रांत में है, जो कि पाकिस्तान में है। इसके अलावा सिंधु लोग जो है वो बिल्लियों और कुत्तों और घोड़ों को पालते थे, तो ऐसा कुछ भी वहाँ पर मान्यता नहीं है, इन्होंने ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो इन्हीं को पालते थे। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपकी जो कर्क रेखा होती है उसका एक ट्रिक है गुजरने का, इसको मैं बता देती हूँ। गुमरा छाज प त्र मी, जिसमें आपका क्या है, गुजरात,
महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। यानी कि टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके कर्क रेखा से गुजरने वाले टोटल 8 राज्य हैं। और 8 राज्यों में जो आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है वही आपका होगा। तो असम से होकर के आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी कि यहाँ पर जो है असम जिसमें होगा वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 2 और 4 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो अगर आप पूरी तरह से भारत में स्थित की बात करेंगे तो आपकी सिर्फ नंदा देवी एक ऐसी आपकी पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें अगर हम कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा जो है ये आपका सिक्किम और नेपाल के बीच में स्थित है। यानी सिक्किम के ऊपर बॉर्डर लेते हुए ये नेपाल के बीच में यहाँ पर बॉर्डर बनाता है, मतलब नेपाल और सिक्किम के बीच में आता है, पूरी तरह से भारत में स्थित नहीं है। जो आपका K2 जिसे आप गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ये आपका पाकिस्तान में है। ये आपका जो है भारत विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत शिखर है और कंचनजंगा आपकी तीसरी है। तो यहाँ पर आपका इसीलिए नंदा देवी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो यमुना की सहायक नदियां जो है वो है चंबल, बेतवा और केन जो है वो यमुना की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा जो सोन नदी है वो इससे नहीं मिलती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सोन नदी हो जाएगा, जो कि आपके बिहार राज्य में जाकर के, पटना में जाकर के मिल जाती है। तो सोन नदी जो है ये आपके अमरकंटक से निकलती है, तो इसलिए आपका यहाँ पे सोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो आपके भूमध्य सागर से निकलता है। और असल में ये जो आपका भूमध्य सागर है, यहाँ पर जो है इसको पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर में उठने वाले तूफानों को ही पश्चिमी विक्षोभ कहा ही जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन आपका भूमध्य सागर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय खेती जिसको इको फार्मिंग कहते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपकी जो इको फार्मिंग हो गई, यानी कि जो आपकी पर्यावरण से संबंधित होगी, तो जो आपकी पर्यावरण में होगी वो आपकी जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसे आप लोग कहते हैं कि जितना ज़्यादा आपका जैविक चीज़ें इस्तेमाल की जाए वो आपकी हो जाएगी इको फार्मिंग, यानी पर्यावरण के लिए लाभप्रद फार्मिंग होगी, खेती होगी। बाकी आपकी झूमिंग खेती जो है ये आपकी की जाती है नॉर्थ ईस्ट साइड में, और कहीं कहीं आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपके मध्य प्रदेश में भी ये खेती की जाती है। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो संविदा खेती जो है ये आपकी कोई, जैसे कि इस पे मजदूरों को रख करके फार्मिंग करवाई जाती है, खेती करवाई जाती है। शुष्क खेती जैसे आपके राजस्थान वगैरह में की जाती है। लेकिन जैविक खेती का अर्थ वो होता है कि ऐसी खेती जिससे आपके पर्यावरण को लाभ प्राप्त हो, उसे जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील से संबंधित नहीं है? तो आपका स्टील उत्पादन के लिए जो है आपका जमशेदपुर झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल दुर्गापुर ये सभी आता है। लेकिन आपका जो ये झरिया है ये आपका जो है इसमें स्टील का उत्पादन नहीं होता, बल्कि झरिया जो है ये आपका झारखंड का एक शहर है जहाँ पर कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, स्टील का उत्पादन नहीं किया जाता। भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन सब में आपका स्टील का निर्माण किया जाता है, लेकिन झरिया में नहीं किया जाता। यहाँ पर कोयले का सबसे अधिक जो है उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को माना गया है? तो भारतीय संविधान जो है आपकी एक संसदीय शासन प्रणाली है, ये आपको भारतीय संविधान में मिलेगा। निम्न में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो जो आपके मूल कर्तव्य होते हैं उसे आपके संविधान में जो है वो रखने का सुझाव जो है वो आपकी स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था कि मूल कर्तव्यों को जो है उसे संविधान के अंदर रखना चाहिए। तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है आपका ये किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, इनकी अध्यक्षता में ऐसा कहा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो जो आपकी उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत होता है। चुनाव की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 66 है, लेकिन अगर हम बात करें अनुच्छेद 63 की, 66 तो आपका चुनाव के संबंधित है उपराष्ट्रपति में, लेकिन आपके भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 63 में मिलता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख जो है वो आपके अनुच्छेद 54 में मिलता है। तो
इसी तरह से आपका जो है ये अनुच्छेद 66 हो जाएगा उपराष्ट्रपति के लिए, जो चुनाव की प्रक्रिया की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो जो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, जिसे आप लोग सेंट्रल मंत्रिमंडल कहते हैं, इसमें कम से कम जितनी भी लोकसभा है उनके सदस्यों का 15% जो है यहाँ पर अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो ये आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य में कौन कौन है, मतलब किनको ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है? तो पंचायती राज के अगर हम व्यवस्था के अंतर्गत देखें, तो भी पंजीकृत जितने भी वयस्क सदस्य हैं वो सभी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो भी मतदान कर सकते हैं, उन सभी को जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। और इसी साथ में यहाँ पे गाँव के सभी सदस्य गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग नहीं जो वोटिंग कर सकते हैं और जो वयस्क होते हैं सिर्फ वही। इसके अलावा बोला है गाँव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष हो, नहीं जिनकी आयु 16 नहीं बल्कि 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य, तो महिलाओं को भी इंक्लूड करना, महिलाओं को नहीं छोड़ना, बल्कि महिलाओं के लिए तो बल्कि सीट आरक्षित किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर आपका केवल सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो जो आपका संविधान का 52वां संशोधन है, ये आपका जो है 1985 में बना था। 1985 में क्या बोला गया था? इस संशोधन में क्या बोला गया था कि यहाँ पर जो है 1985 में आपकी 10वीं अनुसूची में यहाँ पर 52वां संशोधन करके कहा गया कि जो भी आपके राजनेता अगर दल बदल करते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये संशोधन दल बदल से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल है कि आपको ये चीज़ पता चलेगी आपकी राष्ट्रीय आय को कौन मापता है। तो जो आपकी राष्ट्रीय आय है उसको मापने का कार्य करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, CSO जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना आपकी हुई थी 2 मई 1951 में हुई थी। 2 मई 1951 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें जो है यहाँ पर CSO के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है कि एक राष्ट्र में कितनी आय होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो नाबार्ड आपका है क्या, पहले आप इसे जान जाइए। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक, यहाँ पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये आपका जो है आपका क्या है, नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड में NA से आपका नेशनल हो जाएगा, B से आ जाएगा बैंक, A फॉर एग्रीकल्चर, R फॉर रूरल एंड D फॉर डेवलपमेंट। तो नाबार्ड जो है आपकी एक बैंक है जिसकी स्थापना आपके जो है केंद्र सरकार ने की थी और इसकी स्थापना जो है आपका बहुत बार पूछा जाता है कब की गई थी, तो 12 जुलाई को की गई थी और किस सन में, 1982 में की गई थी। तो 1982 आपका ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा और इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहा गया है कि जनगणना 2021 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। एक ट्रिक है आपका कि यूपी ने मारा बिहारी के गाल पर। ये आपका जनसंख्या मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देशों का क्रम है ये। तो यूपी आपका प्रथम नंबर पे आता है, मारा से महाराष्ट्र आपका दूसरे नंबर पे आता है, बिहारी से बिहार आपका तीसरे नंबर पे आता है, गाल से आपका बंगाल। तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर पंजाब। तो यहाँ पर आपका जो है ये क्रम है यहाँ पर आबादी वाले राज्यों में। तो इसने बोला
तीसरे नंबर पर कौन है, तो आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा बिहार। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है ये आपका आपके वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। ये आपका होता क्या है, तो यहाँ पर आर्थिक समीक्षा, जिसे आप लोग इकोनॉमिक सर्वे, इंग्लिश में इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं, हिंदी में इसको आर्थिक समीक्षा कहते हैं। ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक ये क्या है, दस्तावेज होता है, वार्षिक दस्तावेज होता है, जो कि आपके वित्त मंत्रालय द्वारा हर प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। और आर्थिक समीक्षा जो है ये हमेशा 12 महीने के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की घटनाओं की समीक्षा करता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रमुख विकास कार्यक्रम जो भी निष्पादित किए गए हैं उसकी समीक्षा करता है। उन सभी का कैलकुलेशन ये आपको बताता है, और इस अर्थव्यवस्था को बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। तो ये आपका है आर्थिक समीक्षा। तो इसमें ये सारे काम किए जाते हैं, और इसका काम जो है वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है इसको। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपका एक प्रवाल की रचना की जाती है। प्रवाल क्या होते हैं आपके, प्रवाल जिसे आप लोग कोरल रीफ बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपके कैल्शियम को खाने वाले एक जीव होते हैं, जिनकी पूरा शरीर कैल्शियम का बना होता है। ये बहुत ही सुंदर होते हैं, देखने में चमकीले चमकीले से भी होते हैं। और आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। तो जो कि प्रशांत महासागर से आने वाली जो भी हवाएं होती हैं उन सबको रोकने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही नेचुरल रीफ बनाया गया है, जो कि आपका एक पर्यटक स्थल भी है। और ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपका सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ आपका जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये आपकी प्रवाल की रचना होती है। तो प्रवाल आपका जो है ये कैल्शियम को खाने वाले एक जीव होते हैं, जो कि कैल्शियम के अंदर रहते भी हैं और उसी को खाते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो उसी की परत उसके ऊपर बनती जाती है। और जब ये खाली हो जाते हैं, मरने के बाद खोखले बन जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम है तो वो आपका खोखला एकदम रहेगा, जैसे कि आपकी हड्डी होती है, हड्डी भी कैल्शियम की होती है। तो उसके अंदर खाली जगहों पर जो है यहाँ पर अनेक छोटी छोटी मछलियाँ और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसके अंदर रहने के लिए वास स्थान बना लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो आपकी अमेजन की बेसिन में होती है। अमेजन की बेसिन में यहाँ पर लगभग आपका 200 सेंटीमीटर तक आपकी वर्षा होती है, जो कि बहुत ही हैवी रेन है आपकी। तो ये आपका जो है यह बेसिन विषुवत-रेखीय प्रदेश में पड़ता है, जिससे यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर गंगा बेसिन में भी होती है वर्षा, जो कि आपका कैनेडिया शील्ड और साइबेरियन में पाया जाता है। जैसे कैनेडियन जो है आपका यह गंगा शील्ड बेसिन में होती है इसकी वर्षा, और आपका ऐसे आपका साइबेरियन मैदान में क्या होती है, वहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है। तो सर्वाधिक पूछा है तो उसके लिए आपका अमेजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो जो आपका भद्रा वन्यजीव अभयारण्य है इसे आपको याद करना पड़ेगा, ये आपका कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटक में। फिर अगला प्रश्न है, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में से संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है। तो जो विश्व में धरोहर है आपके, वो रखने के आधार पर भारत का जो है विश्व में आपका 7वां स्थान है। 7वां स्थान है आपके विश्व का। इसके अलावा बाकी में कौन है आपके, तो इटली है, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, चीन, मैक्सिको, ये सब है आपके। सेकेंड नंबर पर फिर आपको याद करना पड़ेगा, तो सेकेंड नंबर पर आपका चाइना है, और 7वें नंबर पर जो है वो आपका मतलब भारत को चीन के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है। मतलब कि जैसे सेकेंड नंबर पर चाइना, 7वें नंबर पर जो है यहाँ पर आपका भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समय की एसआई यूनिट क्या होती है। तो जो आपका समय है इसकी एसआई यूनिट जो है वो आपकी सेकंड होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो जो आपका समतल दर्पण होता है वो आपकी कई प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे आपका समतल दर्पण जो है वहाँ पर जो आप लोग देखते हैं आपके घरों में जो दर्पण होता है उसे ही समतल दर्पण कहा जाता है। ये आपका रेयर व्यू मिरर होता है, यानी इसमें आपका जो लेफ़्ट है वो राइट और राइट लेफ़्ट दिखाई देता है। और आपको अगर पूरी इमेज देखनी है तो व्यक्ति की आधी ऊंचाई के बराबर अगर आपने शीशा अपने घर में लगाया है तो आपको अपनी पूरी हाइट उसमें दिखाई देगी। अगर आपके घर में आपकी ऊंचाई के आधे के बराबर अगर शीशा लगा हुआ है तो उस शीशे में आप अपनी पूरी ऊंचाई को देख सकते हैं। यानी आप अपनी हाइट के आधे ऊंचाई का शीशा लगा दीजिए तो आपकी पूरी ऊंचाई शीशे में दिखाई देगी। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर एक ट्रिक है आपका न्यूट्रॉन की खोज और बाकी सबकी खोज का भी, ईटा, पग,
नाचे, ये आपका एक ट्रिक मैं बता दे रही हूँ। ईटा पग नाचे, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और उसकी खोज की थी आपके जे थॉमसन ने, जे थॉमसन जिसे कहते हैं आप लोग। पा से हो जाएगा प्रोटॉन और उसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और ना से हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन जिसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तो ईटा से इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो इसका अकॉर्डिंग इस ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धी होती है, यानी मैलिएबल होती है। ये आघातवर्धी और मैलिएबल क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी धातु जिसे आप कितनी भी पतली से पतली शीट में कन्वर्ट कर लीजिए वो आपकी ख़राब नहीं होगी, यानी आप उसका एकदम पतली शीट बना सकते हैं। जो आपका सोना होता है उसकी आप बहुत ही पतली शीट में आप उसको कन्वर्जन आप देख सकते हैं, तो उसे आप पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो चांदी है वो भी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपने चांदी की बहुत ही पतली पतली परतें देखी होंगी, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको चांदी की शीट्स में लपेट के दिया जाता है, तो वो आपका जो है ये इस मैलिएबल प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है। ऐसे आपका सोने का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सोने की पतली पन्नी को भेद कर यहाँ पर आपके कैथोड और एनोड की खोज की गई थी आपकी, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैथोड की खोज की गई थी सोने की पतली पन्नी से, गोल्डस्टीन ने आपकी जैसे की थी, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है आपका सोना और चांदी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सोना और चांदी जो है वो मैलिएबल प्रॉपर्टी को सबसे ज़्यादा फॉलो करता है। तो अगला प्रश्न है आपका, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है। एंटोमोलॉजी जो है ये आपका एंटोमोलॉजी में आपका जो है यहाँ पर कीटों का जो अध्ययन होता है उसे आप लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। बात करें अगर वनस्पति की, तो वनस्पति के अध्ययन को आप लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आप लोग बोलते हैं बॉटनी। वनस्पति के अध्ययन को आप लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी। प्राणी के अध्ययन को आप लोग क्या बोलते हैं, तो प्राणी के अध्ययन को आप बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। आप लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है ये आपका क्या है, प्राणी का अध्ययन है। इसके अलावा बात करें रसायन की, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कीटो का अध्ययन क्या है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी जो है इसका आप अगर रासायनिक नाम देखेंगे तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन नंबर बी ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका रीजनिंग से संबंधित है, जिसमें आपको बोला गया है कि वह विकल्प चुने जो सब तीसरे से क्या हो, शब्द के साथ ठीक वैसा ही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले के साथ में है। देखिए आपका रसोई जो है उसमें आपका प्रतिशीतक यानी कि आप रेफ्रिजरेटर रखते हैं, वैसे आपका स्नानाघर यानी कि आपका जो बाथरूम है वहाँ पर आप लोग क्या रखेंगे, गीजर रखेंगे जो आपके नहाने के लिए होगा, तो इसलिए आपका यहाँ पर गीजर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये भी आपका क्या है, रीजनिंग से संबंधित है। तो इसमें आपका पूछा गया है कि यदि एक कूट भाषा में माइंड को IMDN लिखा गया, देखिए आप यहाँ पर माइंड में MI जो है यहाँ पर IM कर दिया यानी उल्टा कर दिया है, और यहाँ पर ND है तो यहाँ पर DN कर दिया है, यानी कि सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड और थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का थर्ड। वैसे आपका गेम में अगर हम देखेंगे तो आपका A का G हो जाना चाहिए और G का A और E का M और M का E, तो यानी आपका ये वाला ऑप्शन C जो है सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, A का G और G का A और यहाँ पर M का E और E का M कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आपका अप्रैल तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 30 महीने का होता है। अप्रैल का जो टोटल डेज होता है वो 30 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, जिसमें से पहला दिन आपका निकल गया तो कितना बचा आपका, 29 दिन बचा। अब 29 दिन में से आपका बोल रहा है उसी वर्ष में 1 तारीख को मई के लिए बोला है, तो मई का 1 तारीख आप जोड़ देंगे तो टोटल आपके डेज हो गए 30। अब आपको यहाँ पर जो है शेष दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करना पड़ता है, तो आपका हो जाएगा 7 4 28, तो वहाँ पर 2 आपका बचेगा, यानी कि आपका अतिरिक्त दिन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपका बुधवार में जब 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका शुक्रवार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग ही क्यों ना हो। यह निर्णय ले कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में जैसे कहा गया है कि कुछ सिंह बिल्लियां हैं,
तो यहाँ पर जो है आपके कुछ सिंग ले लेती हूँ मैं, यहाँ पर मैं एस ले लेती हूँ सिंग को। कुछ सिंग जो है वो आपकी बिल्लियाँ हैं, यानी कि आपका यहाँ पर बिल्लियाँ हो जाएंगी, यानी कैट हो गई और ये आपका सिंग हो गया। फिर उसके बाद इसने कहा है कि सभी बिल्लियाँ बाघ हैं, यानी आपकी जो बिल्लियाँ हैं वो बाघ के अंदर आ जाएंगी, तो आपका बाघ क्या हो जाएगा, इसमें बाघ इसको घेर लेगा, तो आपका बाघ जो है वो कैट और से सिंह दोनों को घेर लेगा। फिर कह रहा है कोई भी बाघ हाथी नहीं है, यानी आपका हाथी कहीं पर होगा, यहाँ पर हाथी को मान लिया हम उसको ई से डिनोट कर देते एलिफेंट, आपका हाथी नहीं है। फिर कह रहा है सभी हाथी खरगोश हैं, यानी आपका जो खरगोश है जिसे आप लोग रैबिट कहते हैं उसने आपको इस एलिफेंट को क्या कर लिया, घेर लिया। फिर अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि इसको सॉल्व कीजिए, तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए आप लोग कह रहा है इसका ये कथन हमने सॉल्व कर लिया है, जिसमें आपका ये बन रहा है फिगर। तो इसमें कह रहा है कुछ बाघ सिंह है, निष्कर्ष में कह रहा है कुछ बाघ सिंह है, तो यहाँ पर आपका ये बाघ है और ये आपका सिंह है। तो देखिए सही बात है, आपके कुछ बाघों का ऑप्शन जो है वो सिंह में मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ये वाला पहला वाला निष्कर्ष तो सही है। फिर अगला यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी हाथी सिंह नहीं है, तो आपकी हाथी का सिंह से तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी हाथी सिंह नहीं है, तो यहाँ पर इसमें हाथी और सिंह का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। बात तो सही है कि हाथी जो है आपका यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर मतलब लेकिन यहाँ पर हाथी और सिंह का कोई मतलब नहीं, तो ये ऑप्शन तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ बिल्लियाँ हाथी हैं, तो बिल्ली और हाथी, यहाँ पर आपकी बिल्ली ये है और हाथी आपका यहाँ पर एलिफेंट इधर है, तो हाथी और बिल्ली का तो कोई संबंध ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ बाघ बिल्लियाँ हैं, तो आपका ये बाघ है और ये बिल्लियाँ हैं, तो सही बात है, कुछ बाघ जो है वो आपकी बिल्लियों के पूरे अंदर में आ जाएंगे ना, पूरी बिल्लियाँ आपकी बाघ है, यानी कुछ बाघ का कुछ हिस्सा बिल्ली में आ जाएगा, यानी आपका निष्कर्ष फर्स्ट और फोर्थ वाला सही रह रहा है। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि केवल निष्कर्ष 1 और 4 जो है वो यहाँ पर इस दिए गए कथन का क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। तो इसे आपका ये हो गया कथन और निष्कर्ष। तो आपका जैसे कि रीजनिंग में असर्शन और रीजन भी आएगा, तो इस टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये है आपका आज का पूरा 50 प्रश्नों का कलेक्शन। तो आपने जो है 50 में से कितने प्रश्नों को हल किया ये आप हमें ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा अगर आपने बेल आइकन को प्रेस कर लिया है तो। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।